नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अपने देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। बहुत से किसान आज भी गरीब हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन लेने के लिए करेला की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मशीनों द्वारा करें कम समय में आसानी से दवाओं का छिड़काव। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करके कमाए अच्छी आय। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने करेला की फसल लगाई है वह इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। तो अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में इस समय कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो करेले की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर IN शुक्ला। किसान भाई चूंकि ये जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन फसल सिंचाई प्रबंधन के बिना संभव नहीं है, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि किसी भी कद्दू वर्गीय फसल के उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधा का होना बहुत आवश्यक है। किसान भाई प्रयास ये करते हैं कि अपनी ग्रीष्मकालीन फसल को नालियों की मेढ़ों में बोते हैं। नालियों की मेढ़ों में बोने से पानी की बचत भी होती है कि उन्हें चूँकि चौथे पाँचवें दिन सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो नालियों में ही पानी दे देने से शुरू में पौधों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन जब उसमें फल और फूल बनने की अवस्था आती है, ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम पूरी खेत में सिंचाई का व्यवस्था करें। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, ग्रीष्मकालीन फसल होने के कारण 35-40 दिन की अवस्था तक अगर हम अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखते हैं तो बाद में जो खरपतवार उगते हैं उनका ज़्यादा असर फसल पर नहीं पड़ता है। फिर भी एक निकाई फल फूल आने की अवस्था के बाद भी करना चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कि कहीं भी बड़े बड़े खरपतवार जो पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात खेत खरपतवार मुक्त होना चाहिए। किसान भाइयों की फसल चूँकि खेत में फल फूल की अवस्था पे आ रही होगी, ऐसे समय के लिए चूँकि 40 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास हम बुआई से पूर्व अंतिम जुताई पर अपनी फसल में दे चुके होते हैं। अतः जो हमारी आधी नत्रजन की मात्रा बच रही है उसको कम से कम 2 बार में खड़ी फसल में देते हैं। पहली जो उसकी आधी मात्रा यानी 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से हम 35-40 दिन की अवस्था हो जाने पर अपनी खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं, तथा दूसरी 50 से 55 दिन की अवस्था पर हमें अपनी खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि वो विशेष रूप से इस बात का अवश्य ध्यान दें, जब भी खड़ी फसल में उर्वरक का छिड़काव करें तो उस समय पर्याप्त नमी उनके खेत में होनी चाहिए। जो और दूसरी फसल प्रबंधन में सबसे मुख्य बात होती है वो कीट एवं बीमारी प्रबंधन की होती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अधिक पानी अथवा जल भराव की स्थिति के बाद गर्मियों में पाउडरी मिल्ड्यू का भी असर होने की आशंका रहती है। इसमें पत्तियों की निचली सतह पर अथवा ऊपरी सतह पर अगर पाउडर जैसा कोई पदार्थ दिखाई पड़ता है तो ऊपरी सतह वाले को पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। किसी भी प्रकार का अगर इस तरह के रोग लगने की संभावना है तो
संभावना दिखाई देते ही अपने खेत में बविस्टीन अथवा मैंकोजेब की 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका इकसार छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे पूरी फसल बीमारियों से सुरक्षित रहती है तथा किसी बीमारी के आने की संभावना नहीं रहती है। दूसरा, इसमें कीट सुरक्षा के लिए अगर हम देखते हैं तो इसमें फ्रूट बोरर के लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसान भाइयों, फसल की फलन अवस्था पर फल मक्खी का प्रकोप पौधों पर अधिक देखने में आता है। ये फल मक्खी फलों के अंदर अंडे दे देती है और अंडे से निकलने वाले मैगेट फलों को अंदर ही अंदर खाकर खराब कर देते हैं। इसलिए इसके नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। और बाजार में यूजिनॉल ट्रैप उपलब्ध है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं या इसे घर पर भी तैयार किया जा सकता है, जिसके लिए बाजार में उपलब्ध मिथाइल यूजिनॉल रसायन अल्कोहल और मेलाथियोन लेकर आएं और 60-40-20 के रेशियो से घोल तैयार करें और इस घोल में लकड़ी का गुटखा रात भर डुबोकर रखें और इसके बाद बोतल में छोटा सा कट लगाकर बोतल में रख दें। बोतल में नीचे पानी भर दें। ट्रैप में मादा की गंध से नर ट्रैप में फंस जाता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कीट का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो आप रासायनिक विधि को प्रयोग में लाएं, जो इस प्रकार से है। अगर हम बीज उत्पादन के लिए अपनी फसल नहीं कर रहे हैं तो इसमें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। 1.5 से 2 मिलीलीटर रोगोर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका भी साप्ताहिक कम से कम 2-3 छिड़काव करने से किसी भी प्रकार के इसमें फल मक्खी के आने का प्रकोप नहीं रहता है। इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर हम समय समय पर अपनी फसल में सिंचाई तथा फसल सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से 150 कुंटल तक पैदावार अपनी करेला की फसल से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उसमें कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान दवाओं का छिड़काव करते हैं और इसके लिए किसान विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर मशीनों का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन सी स्प्रेयर मशीन आपके लिए उपयोगी हैं और इनका प्रयोग करते समय आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि इंजीनियर जया सिन्हा। बचाव के लिए हमारे बाजार में कई प्रकार के रसायन उपलब्ध हैं और इन रसायनों को सही मात्रा में सही समय में उपयोग करने के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्र या पौध संरक्षण यंत्र हमारे बाजार में उपलब्ध है और सही मात्रा में ये जो रसायन है इसका छिड़काव करता है। अगर हम कृषि रासायनिक जो केमिकल्स है, अगर हम इसका सही मात्रा में उपयोग ना करें तो न केवल फसलों को ये नुकसान पहुंचाएगा बल्कि ये मनुष्य को भी जो उसके छिड़काव कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम छोटे खेत की बात करें तो छोटे खेत में हम जो साग सब्जी लगाते हैं या फिर आजकल हम किचन गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए हमारे पास हैंड ऑटोमाइजर है। वो बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह है, जिसमें जैसे एक पंप पिस्टन होता है जिसमें हम जो रसायन का घोल है उसको मिक्स करके उसमें भरते हैं और वो हम अपने साग सब्जी में डालते हैं, जो सही मात्रा में छिड़काव करते हैं। दूसरा अगर कहे तो दूसरा है स्टीरअप पंप, जो उसको कहते हैं, या बकेट स्प्रेयर उसको कहते हैं, बाल्टी स्प्रेयर कहते हैं। ये बाल्टी स्प्रेयर जो है ये इसमें 2 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। एक मजदूर क्या करते हैं, एक लोग क्या करते हैं कि उसमें ये पंप होता है जो हम बाल्टी में हम रसायन को घोल देते हैं, पानी में घोल के रख देते हैं और उसमें पंप डुबो देते हैं और वो एक लोग उसको पंप को चलाते हैं और दूसरा उसका लेंस को पकड़ के, जिसमें नोजल उपलब्ध है, उस लेंस को पकड़ के खेतों में उसकी छिड़काव करते हैं। ये भी छोटे प्लॉट के लिए या फिर जो 4 से 6 फीट के हाइट तक के पौधे होते हैं उनके लिए करते हैं। और इसके अलावा जो हम प्रायः देखते हैं वो नैपसैक स्प्रेयर कहते हैं। नैपसैक स्प्रेयर वो एक इंसान जो एक ऑपरेटर होता है उसमें वो उसको पीठ पे पीछे लगा देता है और उसके बाद उसमें उसकी जो टैंक कैपेसिटी होती है लगभग 14 लीटर से 22 लीटर तक की होती है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि छिड़काव यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है हस्तचलित यंत्र।
इस यंत्र को पीठ पर बांधकर एक हाथ से पंप को चलाते हैं तथा दूसरे हाथ से नोजल की सहायता से फसलों पर छिड़काव करते हैं। ये स्प्रेयर यंत्र आमतौर पर सभी किसानों के पास उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के खेत काफी बड़े होते हैं, यदि वो मैनुअल स्प्रेयर यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसमें समय तो अधिक लगता ही है, साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से काफी खर्चीला भी होता है। इसलिए आजकल बड़े क्षेत्र के किसानों के लिए ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर यंत्र भी उपलब्ध है। तो ये किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं। और हमारे पास बड़े बड़े जो खेत हैं उनके लिए और भी कई प्रकार के यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, पावर स्प्रेयर है, जैसे बूम स्प्रेयर है या फिर एरोब्लास्ट स्प्रेयर है। बूम स्प्रेयर जो है वो ये ट्रैक्टर रेयर माउंटेड स्प्रेयर है। उसमें हम 3 पॉइंट लिंकेज से जो बूम स्प्रेयर है उसको लिंक कर देते हैं। उसके बाद हम उसको खेत में चलाते हैं, बड़े बड़े खेतों में उसका उपयोग करते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है लगभग जो एक बार में 20 मीटर तक की जो चौड़ाई रो को कवर कर देता है, जो कतार है उसको कवर करता है। और 20 मीटर में उसके लगभग 20 नोजल होते हैं और उसकी जो कार्य क्षमता है लगभग 2 हेक्टेयर प्रति घंटा है। फिर अगर हम बड़े बड़े जो लीची और ये तार के पेड़, कोकोनट के पेड़ होते हैं, फिर आम के पेड़ होते हैं, इन सबों के लिए हमारे पास एरोब्लास्ट स्प्रेयर है, जो फॉग की तरह मतलब धुंध की तरह वो जो रसायन है उसको पौधों पे छिड़काव करता है। इससे क्या होता है कि ऊपर तो पत्तों में उसका कीटनाशक छिड़काव हो ही जाता है और उसके बाद पत्तों के नीचे भी उसकी छिड़काव होती है, जिससे जितने भी जो कीट पतंगे हैं उसका मतलब उसको हम समाप्त कर देते हैं। और इसकी टैंक कैपेसिटी जो है, टैंक की क्षमता है 40 लीटर तक है। इसके अलावा अक्सर किसान दवाओं का छिड़काव करते समय लापरवाही बरतते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। सही तरीके से रख रखाव करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम इसको अच्छे सुरक्षित जगह पे रखें, अंधेरे में रखें और बच्चों से दूर रखें। फिर जो कंटेनर हम यूज़ करते हैं उसको फिर से किसी खाद्य पदार्थ या फिर उसको तो फेंक दे और कभी भी खाद्य पदार्थ में यूज़ ना करें, उसमें ना रखें। फिर तीसरी चीज़ ये है कि उसके जब प्रयोग में नहीं है तो उसके स्प्रॉकेट वगैरह है उसको और रबर सील है उसमें तेल लगा ऑयलिंग करके उसको रख दें। जब भी इसका छिड़काव करें तो हवा के बहाव के दिशा में छिड़काव करें, ना कि हवा के उल्टे दिशा में बहाव के उल्टे दिशा में छिड़काव करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो सारे के सारे जो रसायन है वो हमारे ही मतलब जो किसान भाई उसको ये छिड़काव कर रहे हैं उन्हीं के शरीर पे आ जाएगी और वो नुकसानदायक होगा। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, किट, रबड़ के दस्ताने, गम बूट और मास्क, चश्मा आदि जरूर पहनना चाहिए। शरीर पर खुले घाव नहीं होने चाहिए। यदि घाव हो तो छिड़काव के समय उस पर मोटी पट्टी बांध लेनी चाहिए। कभी भी दवा के विपरीत दशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए। दवा का छिड़काव करते समय बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि बिल्कुल ना खाएं पिए। ये यंत्र न केवल समय की बचत करता है बल्कि इसके अलावा अनेक मैन पावर मतलब कि मजदूरों के भी बचत करता है और सही मात्रा में ये जो रसायन है इसका छिड़काव करता है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। देश के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं और इन पशुओं से स्वच्छ दूध का उत्पादन लेने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो आप दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि आपको दूध का अच्छा बाजार भाव मिल सके, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर VN गौतम। आज हम किसान भाइयों बात करेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। सबसे पहले स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हमें क्यों करना है, इस पर ज़्यादा चर्चाएं होनी चाहिए। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं दूध के, उनको बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि हम स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। सबसे पहला घटक है कि आपको खाने के लिए पशुओं को क्या देना है। खाने के समय ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें कि जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर या थोड़ी सी भी छींक आने पर
जानवर के आपके दूध में जा सके। दसी दाने के अलावा जैसे किसान भाई कई बार अत्यधिक मात्रा में प्याज उत्पादन हो गई तो उसको पशु के सामने डाल देते हैं। अत्यधिक मूली का उत्पादन हो गया, पशु के सामने डाल देते हैं। अत्यधिक गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी का उत्पादन हो गया, वो भी पशु के सामने डाल देते हैं। और इससे अल्टीमेटली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट आता है, हमारा दूध आता है, उस पर भी इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी स्मेल आती है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें, इससे भी आपका एक प्रत्यक्ष नुकसान होता है। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, आइए जानते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के विभिन्न घटकों में सबसे पहला घटक है कि पशु की साफ सफाई कैसे रखनी है। सबसे प्रथम कार्य है, जैसे ही लाएं उसके पहले हम उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें और उसके एन के पास जो थन है उसके पास गर्म पानी से उस जगह को साफ करें। नीचे कुछ डर्ट, डस्ट कुछ या गंदगी छपी हुई है उसको करें और इसके पश्चात आपको साफ सूखे हुए कपड़े से पशु के थन को साफ करें। इसके पश्चात जब हम पशुओं को धोने जाते हैं उसके पूर्व में ही दोनों पीछे के पैर बांधते हैं। पैर बांधने के साथ साथ उसकी पूंछ भी बांध देनी चाहिए, क्योंकि पूंछ बार बार हिलाती है तो पूंछ से भी कचरे और कंटामिनेशन दूध में जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जानवर का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए। जानवर के स्थान जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरे अन्य जो जानवर हैं वो आसपास के जानवर भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, या कहीं एक ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पर आप सेपरेट मिल्किंग कर सकें, जिससे कि दूसरे जानवरों का भी कंटामिनेशन ना आए। इसके बाद बात करेंगे दूध दोहने वाले ग्वाले की। ग्वाले को जब भी आप दूध दोहने के लिए बुलाते, सबसे पहले दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। हाथों की गदेलियों में आसपास कुछ इस तरह के कटा फटा या कुछ ऐसा रोग ना हो जो कि आपके दूध दोहने के साथ साथ दूध में चला जाए। समय समय पर ग्वाले की भी हेल्थ स्टेटस देखना चाहिए। कई बार सर्दी, खांसी और फ्लू वगैरह जो आती हैं बीमारियां, उससे वो ग्रसित ना हो, नहीं तो वो कंटामिनेशन दूध में चला जाएगा। इसके बाद आपको जो ग्वाला है उसके प्रतिदिन के जो कपड़े हैं, जो सामान्य कपड़े हैं उससे अलग होने चाहिए। जब वो दूध दोहने आता है उस साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए जो अलग रहें। इसके पश्चात बात करेंगे कि बर्तन किस तरह का होना चाहिए। जिस बर्तन में दूध दोहना है उसका मुंह छोटा हो तथा दूध दोहन से पहले उस पात्र की अच्छी तरह से धुलाई कर तेज धूप में सुखाएं और साफ कपड़े से पोंछ कर ही दूध निकालें। दूध उत्पादन के पश्चात जब हम दूध कलेक्ट करते हैं, जब दूध हम ट्रांसफ़र करते हैं उस बकेट से, तो उस चीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ ना लगे जो कि जिसके हाथ साफ ना हो, और सीधे डायरेक्ट उसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहिए जिसके हाथ साफ सुथरे। हाँ, बर्तन हैं उनको सेपरेट करके धुलाई करनी चाहिए। धुलाई करने के पश्चात 2 से 3 घंटे धूप में रखें। इसके बाद पलटा करके रख दें, जिससे उसके अंदर का जो भी थोड़ा मोड़ा पानी बचा है वो पूरा ड्रेन हो जाए। जो दूध का भंडारण है, दूध के भंडारण में भी ये सावधानी रखनी है कि आसपास कोई ऐसा फीड गोडाउन ना हो, मच्छर मक्खी की जैसा स्थान ना हो जहाँ पे गंदगी हो और वहाँ पर हम कर रहे हैं। इससे भी हमारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाएगा। उस जगह पर आप लगातार जो है मक्खियों की आवक ना हो, इसलिए जालियां लगाएं और दिन में 2 से 3 बार उस जगह पर पोछे की व्यवस्था करें, जो फिनाइल वगैरह जो कीटाणुनाशक जो हैं उनका उपयोग हो, जिससे कि मक्खी मच्छर के पनपने की संभावना ना हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा देर इसका भंडारण ना करें, दूध का और कंज्यूमर तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसलिए इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए कि तुरंत कलेक्शन के पश्चात वो तुरंत बढ़ जाए। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लालगंज, जिला रायबरेली के कृषक अमित सिंह ने।
या मिर्च की फसल में पर्णकुंचन रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अमित सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मिर्च का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने को इसको जो कीट और रोग है उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों में एक है पर्णकुंचन रोग। तो किसान इस रोग की सही पहचान कैसे करें और समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, इसके अलावा रोग से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। मिर्च की जो मुख्य समस्या है माथा बंधना, जिसके अंदर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप इसका उत्पादन काफी घट जाता है। तो माथा बंधना जो एफिड और व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवाई 15 लीटर पानी के अंदर 5 ml डाल के स्प्रे करवाएंगे तो अपने इससे काफी हद तक अपने इसको निजात मिल जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे बढ़वार और फलन के लिए खीरे की फसल में करें जरूरी कार्य। प्राइमरी टिलेज यंत्रों की विशेषताएं और उपयोगिता,